गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने आरएल और आरसी सीरीज़ को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। जब हम आरएलसी सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो हम तीन एलिमेंट हैं जिन्हें हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ आर, सेकेंड इज़ एल एंड थर्ड इज़ अ सी। सिमिलरली इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक सब एसी सोर्स को अप्लाई किया। दिस इज़ वी एम साइन ओमेगा टी एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करेंट। तो जो आर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हमने वी आर से डिनोट किया, जो एल के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज़ वी एल एंड जो सी के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज़ वी सी। नाउ इसकी हम तीनों वोल्टेजेस की इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं। तो वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, वी एल इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल एंड वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। नाउ अगर हम इनका फेजर डायग्राम देखें तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस I and V are both are in same phase. In case of L current lag करता है यानी voltage lead करता है with the help of 90 degree angle, and in case of capacitor current lead करता है and voltage lag करता है with 90 degree angle. Now अभी तक क्या था बेटा कि अभी हम लोग केवल एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, यानी या तो आर एल को सॉल्व कर रहे थे या आर सी को सॉल्व कर रहे थे। बट इन दिस सीरीज सर्किट वी हैव टू रिएक्टिव कंपोनेंट्स। एल भी अपना रिएक्टेंस क्रिएट कर रहा है, सी भी अपना रिएक्टेंस क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू रिएक्टिव पार्ट्स। तो ये दोनों रिएक्टेंस बाय नेचर सेम है, दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज। तो जब ये एक दूसरे को अपोज करते हैं दैट मीन्स हमारे पास तीन तरीके की कंडीशन क्रिएट होती हैं। फर्स्ट पार्ट या तो एक्सएल एक्सी से ग्रेटर देन होगा, इन द सेकेंड पार्ट या एक्सी एक्सएल से ग्रेटर देन होगा, और इन द थर्ड पार्ट आइदर एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा। तो रिएक्टेंस का तीन ही नेचर हो सकते हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, या एक्सएल एक्सी को डोमिनेट करे, या एक्सी एक्सएल को डोमिनेट करे। बट इन तीनों ही केसेस में जो हमारे इक्वेशन है इम्पीडेंस का, जो हमारी कर्व की नेचर है फेजर डायग्राम का, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम एक एक करके तीनों सर्किट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस इज व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। अब अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं, आपके सामने ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं। इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी तो ऑब्वियस सी बात है वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो अगर हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो बेस इज अ करंट, वी आर को हमने सेम फेज में बनाया। अब वी एल का मैग्नीट्यूड वी सी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर देन है, तो वी एल के फेजर डायग्राम की लाइन वी सी के फेजर डायग्राम के कंपैरेटिवली बड़ी बनेगी। ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है और ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है। नाउ अब ये दोनों ही नेचर रिएक्टिव हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो अपोज करने की वजह से यहाँ पर दोनों का क्या होगा, डिफरेंस वी एल माइनस वी सी। बिकॉज वी एल वी सी से बड़ा है, दैट्स वाई हमने वी एल में से वी सी को माइनस किया। अब ये जो वी एल माइनस वी सी है ये वी एल के फेज में आना चाहिए, बिकॉज वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। अब अगर हम इन दोनों का वी आर एंड वी एल माइनस वी सी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें पैरेललोग्राम मेथड से, तो दिस इज अ रिजल्टेंट वोल्टेज वी, और ये हुआ हमारा एंगल फाई। तो यहाँ से अगर हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन बनाते हैं तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला हुआ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस दोनों में से आई को कॉमन लिया तो अंदर रह गया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इधर आई स्क्वायर। अंडर रूट से आई को बाहर लेकर आए तो अंदर क्या टर्म रह गया बेटा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी। अब इसको हम उसी तरीके से कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, और कंपेयर कर किससे रहे हैं, v इक्वल टू आई जेड वाली इक्वेशन से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, द z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। So this is the equation of impedance in case of XL greater than XC. Now अगर हमें phi एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो what is the value of phi? The value of phi is tan inverse XL minus XC by R. So ये हुई हमारी phi एंगल की वैल्यू।
अब अगर हम यहाँ फेजर डायग्राम में देखें, इन दिस केस करंट वोल्टेज से लैग कर रही है फाई एंगल के साथ, तो हमारी करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? करंट इक्वेशन बनेगी Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये बनी हमारी करंट की इक्वेशन। और करंट किस केस में लिए लैग करती है? करंट केवल इंडक्टेंस के केस में लैग करती है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सर्किट? द नेचर ऑफ सर्किट इज इंडक्टिव। इस केस में हमारे सर्किट का नेचर क्या होगा? इंडक्टिव, पहला पॉइंट। एंड द नेचर ऑफ कॉस फाई, कॉस फाई का नेचर क्या होगा इस केस में? हमारा कॉस फाई का नेचर डिपेंड करता है बेटा करंट के नेचर पे, क्योंकि वोल्टेज तो हमारा हर केस में हमने क्या लिया, देखिए वोल्टेज यही यूज़ कर रहे हैं, वोल्टेज हमारा कभी भी चेंज नहीं हो रहा, चाहे हमने प्योर आर पढ़ा, प्योर एल, प्योर सी, आर एल, आर सी, एंड नाउ हम आर एल सी को डिस्कस कर रहे हैं। तो वोल्टेज इक्वेशन इज सेम, वी एम साइन ओमेगा टी, बट हर केस में करंट का इक्वेशन इज डिफरेंट। तो जब करंट का डिफरेंट इक्वेशन आ रहा है तो ये जो करंट का नेचर है उसी के नेचर पर ये फाई एंगल का नेचर डिपेंड करता है। अब करंट इस केस में क्या कर रही है? लैग कर रही है, तो द कॉस फाई नेचर इज लैगिंग। आई थिंक आपको पहला केस समझ में आया होगा। सिमिलरली अब हम लोग अपना सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। आवर सेकंड केस इज व्हेन एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। तो अब आप मुझे अपने आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या लिख सकते हैं? वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। तो अगर हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो करंट बेस इक्वेशन वी आर हमारा सेम फेज में आया। अभी हम क्या करेंगे? हम वी एल के मैग्नीट्यूड को छोटा बनाएंगे एंड वी सी के मैग्नीट्यूड को बड़ा बनाएंगे, बिकॉज हमने इस केस में वी सी को वी एल से ग्रेटर देन लिया है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब वी सी वी एल से बड़ा है तो अब किस वोल्टेज में से किस वोल्टेज को माइनस करेंगे? वी सी में से वी एल को। और वो किसके फेज में आएगा? वो आएगा हमारा वी सी के फेज में। तो हमने दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड दिस इज द एंगल। तो यहाँ से अगर मैं V की फॉर्मूला लगाऊं तो V का फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट करूँ तो करंट तो आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या रहेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बनी हमारी V की। तो यहाँ से हम कंपेयरिंग हमारा Z का वैल्यू क्या निकल कर आया? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये बनी हमारी इम्पीडेंस की इक्वेशन। एंड द वैल्यू ऑफ फाई एंगल का फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या चीज़ चेंज हो रही है? सिर्फ चेंज हो रहे हैं हमारी पोजीशंस। तरीका क्या है हमारा? सेम। तो अब अगर हम यहाँ से अगर हम करंट की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द करंट इक्वेशन? अब इस डायग्राम में देखिए आई लीड कर रहा है वी से, कितने एंगल से? फाई एंगल से। तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये बनी हमारी करंट इक्वेशन। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये करंट इक्वेशन हमारी यहाँ पर प्लस फाई एंगल के साथ आई है, दैट मीन्स करंट इज लीडिंग। और करंट कहाँ लीड करती है? इन द कैपेसिटेंस, इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो नेचर ऑफ सर्किट इज कैपेसिटिव। तो इस केस में हमारे सर्किट का नेचर क्या कर रहा है बेटा? कैपेसिटिव बेस जैसा बिहेव कर रहा है। एंड द कॉस फाई नेचर इज, अब देखिए करंट वोल्टेज को फाई एंगल से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, यानी कॉस फाई का नेचर क्या हुआ हमारा? लीडिंग। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे ये दो केस सॉल्व हो गए। नाउ हम थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। आवर थर्ड केस इज व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। जब एक्सएल एक्सी के बराबर है तो इसका मतलब वी एल भी वी सी के बराबर होगा। और जब वी एल और वी सी बराबर हैं तो दोनों की ही मैग्नीट्यूड को हम सेम रखेंगे। दिस इज वी एल एंड दिस इज वी सी। और अगर दोनों ही मैग्नीट्यूड हमारे सेम हैं, अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे के सेम है तो चाहे वी एल माइनस वी सी हो, चाहे वी सी माइनस वी एल हो, दोनों का वैल्यू 0 हुआ। तो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? द टोटल वोल्टेज इज जस्ट इक्वल टू वी आर। तो इस केस में क्या हुआ हमारा बेटा? V किसके बराबर हुआ? वी आर के बराबर, बिकॉज वी एल माइनस वी सी का टर्म तो खत्म ही हो गया। और जब V हमारा आई आर वी आर के बराबर है तो वी आर का वैल्यू होता है आई इंटू आर। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस? द इम्पीडेंस वैल्यू इज
इक्वल टू रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ फाई? अब यहाँ तो फाई एंगल बना ही नहीं, तो फाई एंगल का वैल्यू कितना हुआ? 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ देखें, ना तो करंट लीड कर रहा है ना ही करंट लैग कर रहा है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट? द इक्वेशन ऑफ करंट इज जस्ट Im sin ओमेगा टी। ठीक है। और अगर ये ध्यान से देखें तो ना कि करंट किसके केस में ना तो लीड करती है ना लैग करती है, केवल रेजिस्टेंस के केस में। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सर्किट? द नेचर ऑफ सर्किट इज रेजिस्टिव। और अगर हम यहाँ से देखें वैल्यू ऑफ कॉस फाई, बिकॉज फाई एंगल इज 0, तो द वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज 1, यानी यूनिटी। तो ये बनी हमारी सिंपल RLC का डेरिवेशन। अब जब हमने सारे सर्किट्स पढ़ लिए हैं तो बात आती है हमारी पावर की। हमने दो अलग अलग सर्किट को यूज़ करके, जब हमने प्योर आर देखा तो वहाँ पावर कुछ और निकल कर आई थी, फिर जब हम लोगों ने RL RC पढ़ा तो हमारी पावर का फॉर्मूला कुछ चेंज हो गया। तो हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पावर, कि हम कितने टाइप्स की पावर पढ़ते हैं। तो अवर फर्स्ट पावर इज एपरेंट पावर। जब हम बात करते हैं बेटा एपरेंट पावर की, तो अगर आपको प्योर आर सर्किट का डेरिवेशन याद हो तो वहाँ पर जो पावर निकल कर आई थी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वोल्टेज एंड करंट। सो दिस पावर इज बेसिकली नोन एज एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर क्या होती है हमारी? एपरेंट पावर होती है द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ V एंड I। तो यानी इसको हम S से डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला इज VRMS इंटू IRMS। अब क्योंकि इसकी अब हमें बहुत सारी तरीके की पावर डिस्कस करनी है, तो यहाँ पर हम उनकी यूनिट का भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इसकी यूनिट होती है VA या फिर kVA, यानी किलो वोल्ट एम्पियर। This is the unit of apparent power. Our second power name is active power or real power और true power। देखिए नाम से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो एक्चुअली जनरेट होती है पावर किसी भी सर्किट में। बिकॉज हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, दे आर नॉट इन प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ RL और RC और RLC। ठीक है ना। तो जब हम RL RC और RLC की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो केवल एक ही तरीके की पावर डेवलप हो रही थी, और दैट पावर इज एक्चुअल पावर। इसीलिए हम उसको P से डिनोट करते हैं। और वैल्यू क्या हुई उसकी? द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ V एंड I एंड cos फाई। VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। दैट्स वाई ये जो cos फाई वाला टर्म होता है, इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो आपकी पावर को एपरेंट से एक्टिव पावर में चेंज करता है। और इसकी यूनिट होती है वॉट या फिर किलोवाट। सो दिस इज अवर एक्चुअल पावर। अवर थर्ड पावर इज reactive power. Basically this is a useless power. ये पावर हमारे लिए क्या होती है? यूजलेस, यानी लॉस, एक तरीके का लॉस होती है ये पावर हमारे लिए। तो जब हम इस पावर की बात करते हैं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई, ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज अवर रिएक्टिव पावर। और इसकी यूनिट होती है VAR या फिर kVAR, यानी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। दिस इज अवर रिएक्टिव पावर। तो अगर आपने ध्यान से देखा, यहाँ हम लोगों ने 3 तरीके की पावर को डिस्कस किया। फर्स्ट इज अ एपरेंट पावर, सेकंड इज अ एक्टिव पावर, थर्ड वन इज अ रिएक्टिव पावर। तो यहाँ अगर हम इन तीनों से मिलकर एक पावर ट्राइंगल को बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इम्पीडेंस ट्राइंगल को बनाया था। तो अगर यहाँ हम अपने पावर ट्राइंगल को बनाते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें, इन तीनों पावर में जो P वाली पावर है, ये है हमारी VI cos फाई, Q इज VI sin फाई। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करूँ तो वैल्यू हमारी S स्क्वायर के बराबर निकल आती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि S इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम इस वैल्यू को अप्लाई करते हैं और इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाते हैं तो ये रहा हमारा एक ट्राइंगल विद 5 एंगल। तो S तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि S इज अ हाइपोटेनस वैल्यू। अब P एंड Q में से बेस कौन बनेगा और परपेंडिकुलर कौन बनेगा? तो P के फॉर्मूले में cos फाई आ रहा है और cos फाई का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? तो cos फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस पे आता है P एंड परपेंडिकुलर पे आता है हमारा Q। सो दिस इज अ पावर ट्राइंगल और ये होती है हमारी अलग अलग तरीके की पावर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अगर cos फाई की वैल्यू अगर दोबारा से कैलकुलेट करते हैं तो द पावर ऑफ द cos फाई वैल्यू इज P बाई S, यानी एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। ये हुआ हमारा cos फाई का एक और फॉर्मूला दोनों पावर के टर्म्स में। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं एक आरएलसी सीरीज सर्किट का। सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है अ कॉइल ऑफ 8 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.12 हेनरी इंडक्टेंस is connected in series with capacitance of 140 microfarad across 230 volt, 50 hertz supply. Determine first part the value of Z, second part the value of I, third part power factor, fourth part power एंड फिफ्थ पार्ट एक और चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम। फिफ्थ पार्ट इज वोल्टेज अक्रॉस सी। ठीक है, चलिए एक बार और कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। ये भी आपको सिखाएंगे कि हम वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द गिवन वैल्यू इज R इक्वल टू 8 ओम, L इक्वल टू 0.12 हेनरी एंड C इक्वल टू 120 माइक्रोफैरड। तो बिना देश कुछ सोचे समझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा? XL एंड XC। XL का वैल्यू 2 पाई FL, XC का वैल्यू 1/2 पाई FC। दोनों फॉर्मूले फटाफट से यहाँ लगाते हैं। 3.14 इंटू 50 इंटू L की वैल्यू 0.12। यहाँ से हमने XL को सॉल्व किया तो XL वैल्यू इज 37.7 ओम। ये हमारा XL निकल कर आया। हमने यहाँ अगेन XC को कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करी 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 140 इंटू 10 टू दी पावर -6, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में था तो चेंज करके हम इसको फैरड में ले आए। 22.73 ओम। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर XL XC से बड़ा है। इसका मतलब सर्किट का नेचर इज इंडक्टिव एंड cos फाई नेचर इज लैगिंग। तो जब हम Z का फॉर्मूला लगाएंगे अपने फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर XC बड़ा होता तो हम XC माइनस XL करते। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी 8 स्क्वायर 37.7 माइनस 22.73 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके जब Z कैलकुलेट किया तो वैल्यू निकल कर आई 16.96 ओम। मैं ये वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी इनको कैलकुलेट करेंगे तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। नाउ द सेकंड पार्ट इज I और I का फॉर्मूला इज फिक्स V बाई Z, चाहे कोई भी सर्किट हो। वोल्टेज था 230, 16.96, द करंट वैल्यू इज 13.55 एम्पियर। नाउ थर्ड पार्ट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बनाया था, ये इम्पीडेंस ट्राइंगल से। R बाई Z, R इज 8, Z इज 16.96, द cos फाई वैल्यू इज 0.4715 और इसका नेचर हम ब्रैकेट में लिखेंगे लैगिंग।
लैगिंग क्यों लिखा मैंने? बिकॉज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, और एक्सएल एक्सी से बड़ा था, तो हम लोगों ने इस कंडीशन को ड्राइव किया था. नाउ फोर्थ पार्ट इज पावर, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई. तो वोल्टेज वैल्यू इज 230, करंट वैल्यू इज 13.55 एंड कॉस फाई इज 0.4715. इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे जी. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू क्या निकल कर आई? 1469.42 वॉट. हम चाहें तो इसको किलो वॉट में 1.46 किलो वॉट हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को किलो वॉट में, लेकिन किलो वॉट में हमारे आंसर क्या होते हैं? प्रिसाइज हो जाते हैं बस थोड़े से, तो हम किलो वॉट में लिख सकते हैं. नाउ फिफ्थ पार्ट इज वोल्टेज अक्रॉस सी. वोल्टेज अक्रॉस सी का मतलब हुआ आई इंटू एक्स सी, और करंट की वैल्यू थी 13.55 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स सी इज 22.73. दोनों को सॉल्व करके हमारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आता है 308.19 वोल्ट. ये देखिए वोल्टेज अक्रॉस सी तक हमने कैलकुलेट कर लिया. अब इसमें हम लोगों ने एक चीज़ पूछी थी, द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल. देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हुए. कॉइल की जब हम बात करते हैं तो बेटा कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल. तो जब हम आर और एल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एलिमेंट से काम नहीं चलेगा. हमें यहाँ पर उस आर एल के लिए जेड अलग से निकालना पड़ेगा, जैसे आर एल सीरीज सर्किट में किया था. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? जेड कॉइल. और जेड कॉइल यानी कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल, तो जेड कॉइल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? सेम, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. आप यहाँ से सॉल्व करके 8 स्क्वायर, एक्सएल का वैल्यू इज 37.7 का स्क्वायर. इस वैल्यू को यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे. दिस इज योर होमवर्क, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे. एंड देन इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे 13.55 इंटू, और यहाँ से हम अपनी वी कॉइल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हुआ हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल, जिसमें हमने आरएलसी सीरीज सर्किट को अप्लाई किया. हाँ जी, तो ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया. नाउ हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और देखते हैं आप में से कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं. कंसीडर करते हैं एक सर्किट को. कंसीडर अ सर्किट एंड कैलकुलेट सप्लाई वोल्टेज. सिंपल, कोई चीज़ एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं करनी है, एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है. तो हमने एक सर्किट को कंसीडर किया आर एल एंड सी, उसके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज दिया, और यही मुझे कैलकुलेट करना है. दिस इज़ द करंट वैल्यू. ये भी हमें गिवन नहीं है, आर एल एंड सी. हमारे पास बस इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो दे रखा है. तो द वैल्यू ऑफ आर इज 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 18 वोल्ट, और इसके अक्रॉस है 12 वोल्ट. सिंपल. तो इस न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये 3 डेटा दिए गए हैं. द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 8 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस एल इज 18 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस सी इज 12 वोल्ट. और आपसे कहा गया है टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना है. तो अगर पुराने फॉर्मूले याद हों तो पुराने फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या किया था? फॉर्मूला लगाया था कि वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको याद है? बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ से हम अपना न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. वी जस्ट पुट 8 स्क्वायर 18 माइनस का 12 स्क्वायर. तो इसको जब हमने देखा 8 स्क्वायर इज 64, 18 में से 12 को माइनस किया 6, ये हुआ 36, ऐड करा 100 यानी 10 वोल्ट. 10 वोल्ट इज अवर फाइनल आंसर. तो ये हुआ हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल. आई होप आपको आरएलसी सीरीज सर्किट, डिफरेंट टाइप की पावर, ये आपको समझ में आ गई होंगी. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस के डेरिवेशंस को करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सीरीज, पैरेलल, बैंडविड्थ एंड ऑल. वो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.